अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नाम से जाहिर है, ग्लोबल वार्मिंग पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज होना, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज होना। लेकिन टेक्निकली हम ये कहते हैं टेक्निकली कि मैनकाइंड की एक्टिविटी से, मैनकाइंड की एक्टिविटी से अर्थ प्लेनेट का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर का राइज हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पूरे ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, क्यों इंक्रीज हो गया, खैरियत है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं कि जिनकी बुनियाद पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। पहले हम हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर पढ़ेंगे, व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, हाउ इट अकर्स, और उसके बाद फिर हम इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे होता है, ये एवरेज टेम्परेचर राइज कैसे होता है। याद रखें कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रूटीन में ये कंसीडर किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड 50% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। इसके अलावा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सिमिलरली मीथेन, ओजोन एटसेट्रा, हमारे पास ये सारे लोग फिर मिला के 50% ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये लोग रोल प्ले करते हैं। दोबारा सुनिए, हमारे ग्लोब का टेम्परेचर हर 10 साल में अगर स्टडी किया जाए तो इसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज मौजूद हैं। ओके, तो अब ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज कैसे ये काम करती हैं हम उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड 50% रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, ओजोन एटसेट्रा भी फिर 50% रोल प्ले करते हैं। ओके, एक पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स that cause global warming। ग्लोबल वार्मिंग कौन लोग काज करते हैं, कौन से एजेंट काज करते हैं। सबसे द फर्स्ट, द प्राइमरी एजेंट इज फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग। फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, पेट्रोल को जलाएं, एलपीजी हो, सीएनजी हो, डीजल हो, जिसको भी आप जलाते हैं, कोयला को जलाएं, तो फॉसिल फ्यूल की जब बर्निंग वाकया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बेहद रिलीज हो रहा होता है। ओके, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज हो रही होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यह बात नोट की गई थी। 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी थी पार्ट्स पर मिलियन में, तो 407.4 पार्ट्स पर मिलियन रिकॉर्ड की गई थी।
2018 के अंदर। फिर 2020 के अंदर जब रिकॉर्ड की गई है, जस्ट आप अंदाजा लगाएं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो चुकी है, ये आपके पास 412 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच चुकी है। और सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अंदर रोल प्ले करता है। फॉसिल फ्यूल्स 80% अमेरिका पेश कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, तो 407.4 पार्ट्स पर मिलियन 2018 नासा की रिपोर्ट से। 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इतनी बढ़ चुकी है, 412 ppm तक पहुंच चुकी है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग हमारे पास टॉप मोस्ट फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग काज करने के लिए। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास है, सेकंड मोस्ट इज डिफॉरेस्टेशन। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोर्थ, greenhouse effect। ओजोन डिप्लीशन। डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम फॉरेस्ट फायर भी लगा लेते हैं। फॉरेस्ट फायर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, वार अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ जंग जारी है। तो इन एक्सप्लोजन से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, फॉरेस्ट फायर से, ओजोन डिप्लीशन से, ये हमारे पास कई किस्म के इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है। अब जरा मेरी बात समझिए, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बेतहाशा इंक्रीज कर दी है। अब आपको जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नेचर में दो इंपॉर्टेंट एजेंट मौजूद हैं जो CO2 की एक्स्ट्रा अमाउंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ओके, नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 ओशियंस। प्लांट्स एंड ओशियन। अब जब CO2 की मिकदार ज्यादा होगी तो प्लांट तो ले नहीं सकते, आपके ओशियंस एसिडिक हो जाएंगे, तो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 पॉइंट। नंबर 2, जब CO2 की मिकदार बढ़ रही है तो हमें तो फिर प्लांट्स, हमारे ग्रीन बेल्ट्स को प्रोपेगेट होना चाहिए, फैल जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ जंगलात की कटाई, आबादी के अंदर बेतहाशा इजाफा डिफॉरेस्टेशन का बायस बन रहा होता है। जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, CO2 का एब्जॉर्बर नहीं होगा, CO2 का एब्जॉर्बर नहीं होगा तो CO2 भी अपना काम तो करेगा ना, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर शुड राइज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप जानते हैं कि जो भी इंडस्ट्री होगी इसकी चिमनी से, जो भी इंडस्ट्री होगी उसकी चिमनी से क्या होंगे, उसकी चिमनी से हॉट गैसेस रिलीज होती हैं, पॉल्यूशन को एक साइड पे रखते हैं। इन चिमनी से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। जब वो पैदा होंगी उनकी मिकदार फिर बढ़ जाएगी। जब मिकदार बढ़ेगी तो वंस अगेन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हीट इंट्रैप हो जाएगी, टेम्परेचर शुड राइज। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट लोअर एटमॉस्फेयर को कैसा, उसका टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज करते हैं। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की लेयर जब पतली हो जाएगी तो यूवी रेज वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होंगी, बल्कि यूवी रेज डायरेक्ट हमारे जमीन की सरफेस पर आ जाएंगी, तो टेम्परेचर बेतहाशा इंक्रीज होगा। इसके अलावा ढेर सारे मसाइल और होंगे। फॉरेस्ट फायर, एकदम पूरे जंगलात पे आग का लग जाना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है अलग, CO2 बहुत ज्यादा पैदा होता है अलग। तो दो पैरेलल पॉइंट्स
से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, आप जानते हैं कि ये लोग टेम्परेचर को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। एक और बात अब इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका लाइफ टाइम एटमॉस्फेयर के अंदर इनका स्टे टाइम कितना है? तो याद रखें, ईयर्स से लेकर सेंचुरीज तक इनका लाइफ टाइम होता है। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट भी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 3 से 4 दिन तक रहता है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो साल तो क्या सेंचुरीज तक जाते हैं, और खासकर इनमें सबसे टॉप क्लास पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टॉप पर मौजूद हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे न कोई ऑक्सीडेशन का असर होता है, न कोई रिडक्शन का असर होता है। ये क्या होते हैं? नॉन इन्फ्लेमेबल, ये जलते भी नहीं, आप इनको जला भी नहीं सकते, ये इतने स्टेबल होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट कैसे करते हैं। तो मोटी मोटी बात आपने क्या देखी कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, वो कौन से एजेंट्स हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसको फर्दर, इसको आगे जाएंगे कि अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स। अब उसके रिपरकशंस, आफ्टरमैथ्स, इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सबसे पहला पॉइंट, आपके पास मौजूद स्नो क्या करेगी? मेल्ट होगी। एंटार्क्टिका के ऊपर पड़ी हुई बर्फ क्या हो जाएगी? वो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब बर्फ मेल्ट होगी तो क्या होगा? यहां से फ्लड्स वाक़या होंगे। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो फिर क्या होंगे? यहां से फ्लड्स वाक़या होते हैं। 1 पॉइंट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओशियन लेवल क्या हो जाएंगे? ओशियन लेवल राइज हो जाएंगे। ओशियन लेवल क्या हो जाएंगे? ओशियन लेवल हमारे पास राइज हो जाएंगे। एक 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में एक रिकॉर्ड नासा ने जारी किया है कि जनाब सी लेवल कितना राइज हुआ? 7 इंचेस राइज हो गया है। वंस अगेन यहां से फिर फ्लड्स आ सकते हैं। वंस अगेन यहां से फिर फ्लड्स आएंगे। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। जब टेम्परेचर राइज होगा, आपके रिवर, आपके ओशियंस, ठीक है, आपके लेक्स जहां जहां भी मौजूद हैं, यहां पे वो सारे के सारे जो हाई टेम्परेचर के रिएक्शंस होते हैं, वो सारे हाई टेम्परेचर रिएक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। आपका वाटर फुली पॉल्यूट हो जाएगा। बड़ी हैवी पॉल्यूशन वाक़या होगी, हैवी किस्म की पॉल्यूशन वाक़या होगी। एक्वेटिक लाइफ की बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर वाक़या होगी कि लो टेम्परेचर जब था तो सूरत हाल और थी, हाई टेम्परेचर पे सूरत हाल कुछ और हो गई है। ओके, जब टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है? टेम्परेचर जब आपके पास इंक्रीज होगा तो जो आपके पास रेनफॉल का पैटर्न है, बारिशों का, आप देख रहे हैं ये बारिशों के टाइम नहीं है, बारिशें हो रही हैं, तो रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फसलों को कितना नुकसान मिलेगा। जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो रही होगी, तो रेनफॉल का पैटर्न टेम्परेचर की इंक्रीज से ठीक ठाक किस्म का डिस्टर्ब हो रहा है। सिमिलरली
सिमिलरली सीजन्स, आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो गर्मी कितनी बढ़ जाएगी। जब गर्मी बढ़ जाएगी तो आप खुद सोचें, जब गर्मी बढ़ेगी तो आप कितनी किस्म की गर्मी, आपका समर कितना गर्म हो जाएगा। और फिजिक्स के मुताबिक जब टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है तो आप उसको फिजिक्स में हीट डेथ कहते हैं। फिर हीट की डेथ वाक़या हो जाएगी, फिर आप इसको वर्क में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपका एसी और फ्रिज भी फिर क्या होगा, काम नहीं कर पाएंगे फिर। ओके, तो ये हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो क्या हो जाएगा। फ्लड्स आएंगे, बारिशों का पैटर्न ख़राब हो जाएगा, खुश्कसाली बहुत बढ़ जाएगी, खुश्कसाली बहुत बढ़ जाएगी आपके पास। ओके, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जब CO2 की मिकदार एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ती है तो ओशन लेवल राइज होते हैं। ओके,